हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय जो कि है वनस्पति जगत। हमने इसका 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 8th पार्ट। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति कि आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है। आज हम बेसिकली ब्रायोफाइट्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार ये लाइन वाइज लाइन हो रहा है, टॉपिक वाइज टॉपिक है, सो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने एल्गी तक कवर कर लिया था, ठीक है। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ओके। तो आज हम ब्रायोफाइट्स का परिचय देखेंगे, उसके बाद संरचना के बारे में जानेंगे, फिर जनन के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद गमीटोफिटिक स्पोरोफिटिक स्टेज के बारे में देखेंगे, और फिर आर्थिक व पारिस्थितिक महत्व समझेंगे, और फिर उसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन विद इन ब्रायोफाइट्स। चलिए तो शुरू करते हैं परिचय यानी इंट्रोडक्शन। सबसे पहला आता है सामान्य परिचय क्या है। ब्रायोफाइट में मुख्यतः लीवरवर्ट्स और मॉस शामिल है। ये सामान्यतः नम, छायादार और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति जो होती है प्रायः चट्टानों, वृक्षों की छाल और मिट्टी की सतह पर होती है। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थलचर यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये भूमि पर रहते हैं लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए क्या होता है, ये जल पर निर्भर होते हैं। अब आपको यहाँ पे समझना है, ये जो भी हमने यहाँ पे देखा समान परिचय हमने यहाँ पर पढ़ा, आखिर ये क्या है। एक तरह से हम ब्रायोफाइट्स की आज बात कर रहे हैं। तो ब्रायोफाइट्स की यदि हम बात करें तो देखिए, ब्रायोफाइट्स पौधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समूह है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से लीवरवर्ट्स हो जाते हैं, मॉस शामिल होते हैं। ये जो पौधे होते हैं सामान्यतः नमी वाले, छायादार तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अक्सर इन्हें चट्टानों, वृक्षों की छाल या फिर मिट्टी की सतह पर उगते हुए देखा जा सकता है। फिर हम बात करें ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि पर तो रहते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं, और इसीलिए जल और स्थल के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी माने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिक महत्व के बारे में है। पारिस्थितिक भूमिका है, ये अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रारंभिक कड़ी है। चट्टानों पर उगने वाले प्रथम पौधे हैं। लाइकेन के साथ मिलकर ये चट्टानों को मिट्टी में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। मिट्टी की ऊपरी सतह पर घनी परत बनाकर जल संरक्षण में मदद करते हैं। वर्षा के दौरान मृदा अपरदन, ठीक है, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। नमी बनाए रखकर अन्य पौधों के लिए अनुकूल आवास तैयार करते हैं। तो यहाँ पे समझिए, ये जो हम पारिस्थितिक भूमिका के बारे में इसका समझ रहे हैं, आखिर ये क्या है। देखिए, ब्रायोफाइट जो है पारिस्थितिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये जो होता है वो अनुक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, उसकी प्रारंभिक कड़ी होते हैं। यानी कि ये चट्टानों या फिर बंजर भूमि हो गया, उस पर उगकर धीरे धीरे उन्हें मिट्टी में बदलने में सहायता करते हैं। और ये लाइकेन जो होता है, एल्गी और फंजाई, ठीक है, शैवाल और कवक जो मिलकर बनाते हैं, तो ये प्रारंभिक मृदा निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, लाइकेन के साथ ये ब्रायोफाइट मिलकर। उसके बाद हम बात करें जैसे कि इनके घने गुच्छे मिट्टी की ऊपरी परत को ढक देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जल का संरक्षण होता है, मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन जो होता है वो रुकता है। इससे अतिरिक्त हम यह भी कह सकते हैं कि ये नमी बनाए रखकर अन्य स्थलीय पौधों के लिए एक अनुकूल पर्यावरण तैयार करते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे बाह्य संरचना, ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात हुई है यहाँ पे। सबसे पहला आता है पौधे का आकार और बनावट। ब्रायोफाइट का शरीर थैलस सदृश यानी थैलॉइड अथवा पत्तीदार हो सकता है, लीफी हो सकता है। थैलस आमतौर पर समतल या हल्का उठावदार होता है। शरीर में मूल, तना, पत्ती जैसी वास्तविक संरचनाएं नहीं होती, ठीक है। इनके स्थान पर मूल सदृश यानी कि राइजोइड संरचनाएं होती हैं, जो पौधे को आधार से जोड़ती हैं। ये संरचना एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकती है, ओके, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हम जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ब्रायोफाइट का जो शरीर है वो दो रूपों में पाया जाता है, थैलस सदृश यानी थैलॉइड या फिर पत्तीदार, लीफी। थैलस रूप सामान्यतः समतल या थोड़ा उठावदार होता है, ठीक है, जबकि पत्तीदार रूप जो होते हैं वो छोटे तनों और पत्तियों जैसा दिखता है। इन पौधों में वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है। इसके स्थान पर क्या होता है, मूल सदृश राइजोइड्स होता है। जो पौधा होता है ना, उसको भूमि या चट्टान से जोड़ने का कार्य करता है राइजोइड्स, और थोड़ी मात्रा में जल अवशोषण भी करते हैं। तो राइजोइड्स जो होते हैं वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। यह प्रजाति पर निर्भर करता है किस प्रजाति का है, ओके। आगे आते हैं आंतरिक विभेदन यानी कि इंटरनल डिफरेंशिएशन। इंटरनल डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। शरीर में फोटोसिंथेटिक उत्तक, भंडारण उत्तक और संलग्न उत्तक जैसे विभाजन हो सकते हैं। अधिकांश में संवहन तंत्र वास्कुलर सिस्टम अनुपस्थित होता है। जल और खनिज पदार्थ विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा स्थानांतरित होते हैं। कुछ उन्नत मॉस में कृत्रिम संवहनी तंतु
देखे जाते हैं। यहाँ पे समझिए, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये इंटरनल डिफरेंशिएशन की, तो ब्रायोफाइट के शरीर में कुछ मूलभूत उत्तक विभाजन होते हैं, वैसा देखने को मिलता है टिश्यू डिफरेंशिएशन। ऊपरी भाग में फोटोसिंथेटिक उत्तक, मध्य भाग में भंडारण उत्तक और निचले भाग में संलग्न उत्तक। ठीक है, हालांकि क्या होता है कि इनमें संवहन तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, इसलिए जल और खनिजों का परिवहन केवल विसरण यानी डिफ्यूजन और अभिसरण यानी ऑस्मोसिस द्वारा होता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस द्वारा होता है। फिर कुछ उन्नत मॉस जैसे कि हो गया पॉलीट्राइकम, उनमें संवहनी तंतुओं जैसे कि संरचना विकसित होती है, ओके, जो कि इन्हें थोड़ा उन्नत रूप प्रदान करती है। तो ये था इंटरनल डिफरेंशिएशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है जनन, रिप्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे गमीटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज के बारे में। सबसे पहले आता है गमीटोफिटिक स्टेज और गमीटोफिटिक फेज। ब्रायोफाइट में प्रधान अवस्था डोमिनेट फेज गमीटोफाइट होता है, ओके। यह स्वतंत्र हरा प्रकाश संश्लेषी और पौधे के समान होता है। यही अवस्था लैंगिक अंगों यानी सेक्स ऑर्गन्स को उत्पन्न करती है, इसलिए इन्हें हम गमीटोफाइट्स कहते हैं, ओके। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये जो हम देख रहे हैं गमीटोफाइट स्टेज, तो ब्रायोफाइट के जीवन चक्र की सबसे प्रमुख अवस्था है क्या, गमीटोफाइट। ये जो पौधा है हरा, स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषी होता है, अर्थात यह स्वयं भोजन बना सकता है, वृद्धि कर सकता है। इसी अवस्था में लैंगिक अंग यानी सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, इसीलिए ब्रायोफाइट को गमीटोफाइट, ठीक है, गमीटोफाइट्स कहते हैं। ये जो अवस्था होता है पौधे के जीवन का सबसे लंबा और सक्रिय भाग होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक अंग, चलिए लैंगिक अंग यानी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में समझते हैं। नर जनन अंग यानी एंथेरिडियम बहुकोशिकीय होता है, जिसमें कशाभिक युक्त शुक्राणु बनते हैं। मादा जनन अंग की बात करें आर्चिकोनियम, फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंडकोशिका होती है। जल की उपस्थिति में शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं और निषेचन होता है। निषेचन के बाद बनने वाले युग्मनज यानी जाइगोट स्पोरोफाइट में विकसित होता है। इसके बाद स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखिए सेक्स ऑर्गन्स में कि ब्रायोफाइट में दो प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं, नर जनन अंग एंथेरिडियम और मादा जनन अंग आर्चिकोनियम। एंथेरिडियम जो होता है बहुकोशिकीय होता है और इसमें कशाभिक युक्त शुक्राणु यानी मोटाइल स्पर्म्स बनते हैं। आर्चिकोनियम जो होता है फ्लास्क के आकार का होता है और इसके भीतर केवल एक अंडकोशिका यानी एक्सेल पाई जाती है। जल की उपस्थिति में क्या होता है कि शुक्राणु तैरकर अंडाणु तक पहुंचते हैं और निषेचन करते हैं। निषेचन के बाद बनने वाला युग्मनज जाइगोट ही आगे चलकर स्पोरोफाइट बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे आता है स्पोरोफाइट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, ओके। स्पोरोफाइट की संरचना आ गया है सबसे पहले स्पोरोफाइट के अंदर। तो यह गमीटोफाइट से जुड़ा रहता है और उसी से पोषण प्राप्त करता है। स्पोरोफाइट 3 भागों में विभाजित होता है। पहला पाद, ओके, फुट, दूसरा देह सीटा, तीसरा बीजाणुधानी यानी कैप्सूल। देखिए फुट की बात करें तो ये गमीटोफाइट में रहता है, ठीक है, उसका स्थापित भाग है ये। सीटा की बात करें तो डंठल सदृश भाग है ये। कैप्सूल की बात करें तो ये शीर्ष पर होता है जहां बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स जहां बनते हैं। बीजाणुधानी की कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन यानी मियोसिस से हैप्लॉइड बीजाणु बनते हैं, ठीक है। हम ये संरचना की बात करें, स्पोरोफाइट की संरचना की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि निषेचन के बाद बनने वाला जाइगोट स्पोरोफाइट में विकसित होता है, ठीक है। यह अवस्था सामान्यतः गैर स्वतंत्र यानी डिपेंडेंट होती है, अर्थात यह अपने पोषण के लिए गमीटोफाइट पर निर्भर रहती है, ठीक है। इनमें ये जो स्पोरोफाइट है उसको 3 भागों में विभाजित भी किया गया। पहला फूट, सीटा और कैप्सूल। फूट जो होता है गमीटोफाइट में वैसा भाग है जो कि पोषण ग्रहण करता है। सीटा की बात करें तो ये क्या करता है, बीजाणुधानी को सहारा देता है। और बीजाणुधानी जो है यानी कि कैप्सूल, ये क्या होता है, शीर्ष पर स्थित भाग होता है जहाँ की मियोसिस द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ओके। चलिए आगे आते हैं। हाँ, जीवन चक्र का क्रम। बीजाणु अंकुरित होकर फिर से गमीटोफाइट बनाते हैं। इस प्रकार जीवन चक्र गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट के परिवर्तन यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस पर आधारित होता है। स्पोरोफाइट हमेशा गमीटोफाइट पर पोषण के लिए आश्रित रहता है, ठीक है।
तो ये बिल्कुल लाइफ साइकिल सीक्वेंस है यहाँ पर कि ब्रायोफाइट का जीवन चक्र 2 पीढ़ियों के परिवर्तन यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस पर आधारित है। बीजाणु अंकुरित होकर नया गेमिटोफाइट बनाता है, ठीक है, और इसी पौधे पर फिर से लैंगिक अणु बनते हैं। निषेचन से बना स्पोरोफाइट जो होता है वो गमीटोफाइट पर आश्रित रहता है, जो कि आगे चलकर बीजाणु बनाकर पुनः जीवन चक्र आरंभ करता है। तो इस प्रकार एक हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड गमीटोफाइट जो होता है और एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो होता है वो अवस्था होता है, ठीक है, जो कि क्रमशः एक के बाद एक आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं आर्थिक व पारिस्थितिक महत्व के बारे में है, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। सबसे पहला आता है आर्थिक उपयोग। कुछ मॉस जैसे स्फैगनम को पीट मॉस कहते हैं। यह ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इसमें जल को रोकने की असाधारण क्षमता होती है, इसलिए इस पौधे की पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और नमी बनाए रखने में उपयोग किया जाता है। कुछ मॉस प्रजातियां शाकाहारी जानवरों व पक्षियों का भोजन भी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ उपयोग यहाँ पे बताया गया है, जैसे कुछ मॉस जैसे कि हो गया स्फैगनम, तो उसको पीट मॉस कहते हैं, ठीक है। उसमें जल को रोकने की अद्भुत क्षमता होती है, ठीक है, इसलिए इसको बहुत कुछ में यूज़ भी करते हैं, जैसे कि पौधों की पैकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में नमी बनाए रखने के लिए यह उपयोग किया जाता है। सूखा होने पर इसे फ्यूल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। फिर आता है इसके अलावा जैसे कि कुछ मॉस प्रजातियां पक्षियों और शाकाहारी जानवरों के भोजन के रूप में काम आती हैं। तो इस प्रकार यद्यपि ब्रायोफाइट का आर्थिक उपयोग सीमित है, परंतु कुछ स्थानों पर यह अत्यंत मूल्यवान भी है। आगे आते हैं पारिस्थितिक भूमिका की, ठीक है, इकोलॉजिकल रोल क्या है इसका। लाइकेन और मॉस चट्टानों पर उगकर उन्हें मिट्टी में बदलते हैं। ये जल संरक्षण और मृदा अपरदन में नियंत्रण में सहायक है। ब्रायोफाइट की मोटी परत वर्षा के जल को धीरे धीरे मिट्टी में अवशोषित होने देती है। ये पर्यावरण में नमी संतुलन, मॉइस्चर रेगुलेशन बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। ये जो पारिस्थितिक भूमिका हम देख रहे हैं ब्रायोफाइट पारिस्थितिक दृष्टि से जो होता है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ये चट्टानों पर उगकर उन्हें धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। फिर इनके द्वारा बनी मोटी परत वर्षा के जल को धीरे धीरे मिट्टी में अवशोषित होने देती है, जिससे कि जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन होता है। साथ ही ये मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन को रोकते हैं। इनकी जो उपस्थिति होती है पर्यावरण में नमी संतुलन यानी मॉइस्चर रेगुलेशन बनाए रखने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है, ठीक है। आगे देखते हैं वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन विद इन ब्रायोफाइट्स। देखिए 2 प्रमुख समूह आते हैं, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। लीवरवर्ट्स में आ जाएंगे मार्केंशिया एरिशिया और मॉसेस में आ जाएंगे, उदाहरण है फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम। दोनों समूहों की संरचना, आवास और जीवन चक्र में अंतर है। इनका अध्ययन जो है हम अलग अलग उपविभागों में करेंगे, ठीक है, और इनका अध्ययन किया भी जाता है अलग अलग, क्योंकि बहुत कुछ डिफरेंसेस है दोनों में। बेसिकली ये जो ब्रायोफाइट्स है ना उनको 2 प्रमुख समूहों में बांटा गया है ना, लीवरवर्ट्स और मॉसेस। तो लीवरवर्ट जैसे कि हो गया मार्केंशिया एरिशिया, इनमें क्या होता है ना कि थैलोइड शरीर और स्पष्ट गेमिटोफिटिक संरचना होती है। मॉसेस की बात करें फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम की, तो इनमें पत्तीदार रूप, अधिक विकसित शरीर और लंबा, ठीक है, जीवन चक्र पाया जाता है, ठीक है। विकसित शरीर भी होता है, लंबा जीवन चक्र भी होता है। दोनों समूहों की संरचना, आवास और जनन क्रिया में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, ओके। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, फिर भी अंतर पाया जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, एनसीईआरटी का पिक्चर दिया हुआ है। सबसे ऊपर में लीवरवर्ट है, ठीक है, फिर नीचे में है फ्यूनेरिया, ठीक है, दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, आप उससे देख सकते हैं। पहला मादा थैलस है, फिर दूसरा नर थैलस है, उसके बाद नीचे में फ्यूनेरिया की बात कर रहे हैं। तो श वाला जो है वो फ्यूनेरिया गमीटोफिटिक स्पोरोफिटिक स्टेज बता रहा है, और फिर स्फैगनम दिया हुआ है। चलिए पिक्चर हो गया। निष्कर्ष आता है, सारांश में हम बात करें तो ब्रायोफाइट जल और स्थल के बीच की कड़ी है, जल पर आश्रित परंतु भूमि पर पनपने वाले। इनमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं होती है, बल्कि उनके सदृश संरचनाएं होती हैं। जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं होती हैं, गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। युग्मों के प्रमुख और स्वतंत्र होता है, ठीक है, जबकि स्पोरोफाइट क्या होता है, आश्रित होता है। आर्थिक रूप से सीमित लेकिन पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण पौधों का यह समूह है, ठीक है।
जो अब हम समरी की बात करें तो हम एक बेसिकली कह सकते हैं कि जैसे ब्रायोफाइट जो है ना, वो ऐसे पौधे हैं जो जल और स्थल दोनों के गुणों का मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। इनमें की वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं, परंतु उनके सदृश संरचनाएं होती हैं जो समान कार्य करती हैं। ठीक है, जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं होती हैं जो कि मैंने बताया, गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। गमीटोफाइट जो होता है स्वतंत्र और प्रमुख है, स्पोरोफाइट क्या होता है, उस पर निर्भर होता है। ये जो पौधे होते हैं आर्थिक दृष्टि से सीमित होते हैं, परंतु पारिस्थितिक रूप से बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हो कि बल्कि पौधों के विकास में भी मध्यवर्तीय कड़ी का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। संक्षेपण में आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा परिचय, फिर हमने देखे बाह्य संरचना, फिर हमने जाना जनन, फिर हमने पढ़ा बीजाणुधारी अवस्था यानी स्पोरोफिटिक फेज। बेसिकली हमने गमीटोफिटिक स्टेज यानी स्पोरोफिटिक स्टेज दोनों पढ़ा। फिर हमने आर्थिक व पारिस्थितिक महत्व समझा। उसके बाद लास्ट में हमने वर्गीकरण देखा, क्लासिफिकेशन विद इन ब्रायोफाइट्स, और जो हमने क्लासिफिकेशन देखा है उसे हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।